लास्ट वीडियो में क्लोरमफेनिकोल का हम डिस्कस कर रहे थे, ये क्लोरमफेनिकोल के बारे में। और इसमें मैंने ये बताया था कि एक तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जांपल है, दूसरा ये बॉडी में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसको ओरली मतलब टैबलेट्स की फॉर्म में दिया जा सकता है। और किन केसेस में, किन प्रॉब्लम्स में इसको यूज़ करते हैं? टाइफाइड, डाइसेंट्री, एक्यूट फीवर सिंपल बुखार समझ सकते हो आप, यूरिनरी इन्फेक्शंस में, मेनिनगिटिस और निमोनिया में। अब ये इसमें ये मेनिनगिटिस बता रहा था, ये यहाँ पे मेंशन है। इसमें क्या होता है? टिश्यूज सराउंडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बिकम इन्फेक्टेड आएगा ये, इसको ठीक कर लेना बेटा। इन्फेक्टेड, INFECTED। यानी होता क्या है बेसिकली, जो टिश्यूज़ होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंड में, उसमें कुछ ना इन्फेक्शन हो जाती है, और ये इन्फेक्शन वायरल भी होती है, बैक्टीरियल भी होती है, तो उस प्रॉब्लम को ये नाम दिया जाता है मेनिनगिटिस। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे ये वर्ड काट देना, अफेक्टिव नहीं है, इन्फेक्टेड वर्ड लिखना है यहाँ पे। तो इसमें समझ आ गया, टिश्यूज सराउंडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बिकम इन्फेक्टेड, ये बताना है आपने। और आगे बात करें तो इसी में ये बताया है कुछ और एंटीबायोटिक्स भी हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। वेनकोमाइसिन और एंडोफ्लेक्सिन आर अदर इंपॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और एक ये एंटीबायोटिक का बताया है, एंटीबायोटिक डिजीडेजिरिन जो है, ये टॉक्सिक होती है टुवार्ड सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल्स, ये है। तो अभी तक इसमें जो बताया वो आपके पास पेंसिलिन जी जो था, ये रहा, ये पेंसिलिन जी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जांपल आ गया, क्लोरमफेनिकोल आ गया, और ये आगे ऑफ्लेक्सिन भी बता दिया, और वैंकोमाइसिन भी आ गया। ये हमारे पास किसके एग्जांपल आ गए? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के। लेकिन लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जांपल नहीं आया, तो वो भी मैं बता देता हूँ। लिमिटेड में हमने ये कहा था कि वो एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव में से भी सबको नहीं, ग्राम पॉजिटिव है तो ग्राम पॉजिटिव में से भी किसी एक ही बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर पाए। यानी जैसे ब्रॉड तो सबको मार देते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सबको, और नैरो में हमने कहा जो या तो ग्राम पॉजिटिव को मारेंगे या ग्राम नेगेटिव को मारेंगे। लेकिन लिमिटेड क्या करता है? लिमिटेड सिर्फ एक बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा या उसकी ग्रोथ को रोकेगा। तो इसका एग्जाम्पल आ गया जो पॉल एरलिक की स्टोरी में आपको बताया था, साल वर्सन इसका एग्जाम्पल आ गया, या अर्सफेनामीन भी कह सकते हो, या इवन प्रोंटोसिल का एग्जाम्पल भी दे देना। वो सारी पॉल एरलिक की जो स्टोरी थी उसमें बताया था आपको। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका? लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का। और नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आ गए हमारे पास एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। अब मैं पहले रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे हैं एंटी माइक्रोबियल्स, ये हम ये स्टडी कर रहे हैं बेटा, एंटी माइक्रोबियल्स का टॉपिक। और एंटी माइक्रोबियल्स में तीन चीज़ें आती हैं। एंटी माइक्रोबियल्स क्या बताए थे? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कर सकते हो उनको ख़त्म कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। और इसके अंडर मैंने कहा था तीन आएंगे, कौन कौन से? एंटीबायोटिक आ गया, एक एंटीसेप्टिक आ गया, और एक आ गया हमारे पास डिसइंफेक्टेंट आ गया। तो एंटीबायोटिक तो हमने स्टडी कर लिया, अब ये दो रह गए, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एंटीसेप्टिक का अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं तो घर पे जो डिटोल यूज़ करते हैं वो एंटीसेप्टिक होता है। और डिटोल का यूज़ आपको पता ही है कैसे किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? ये भी हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको या तो किल करेंगे या उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। लेकिन ये क्या, कैसे यूज़ किए जाते हैं? ये अप्लाई किए जाते हैं स्किन के ऊपर, जैसे कोई कट लग गया या कोई चोट आ गई, खरोंच लग गई, तो वहाँ पे इनको अप्लाई किया जाता है। तो ये देखिए, एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज मतलब स्किन पे अप्लाई किया जाता है, सच एज वाउंड्स, कट्स, अल्सर्स एंड डिजीज स्किन सर्फेसेस। अच्छा, इसके एग्जांपल कौन है? फ्यूरासिन हो गया, सोफ्रामाइसिन, ये इसके एग्जांपल आ गए। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, दीज आर नॉट इंजेस्टेड लाइक एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स होता है उनको बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है, जैसे या तो इंजेक्शन की फॉर्म में या टैबलेट्स की फॉर्म में। लेकिन ये जो एंटीसेप्टिक होते हैं इनको बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ना कि बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जैसे डिटोल का आपको पता ही है, डिटोल हम अगर चोट लग जाए तो डिटोल खिलाना थोड़ी ना, उसको पिलाते थोड़ी है डिटोल, उसको स्किन पे लगाया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है इसका। अच्छा, डिटोल की ही बात हो रही है तो डिटोल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार आता है एग्जाम में, वो ये कि डिटोल बना किससे है, या डिटोल की कंपोजिशन बताओ। तो ये रहा, कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक डिटोल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्साइलिनोल एंड टर्पिनियोल। तो ये दो चीज़ों से बना है, किस किस से? क्लोरोक्साइलिनोल और टर्पिनियोल।
अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार पूछते हैं कि आप बताइए सोप में अगर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस करवानी है तो उसमें कौन सा सब्सटेंस ऐड किया जाता है। तो इसका एग्जांपल ये है, बिथियोनोल हो गया या बिथियोनल भी कह देते हैं, इसको ऐड करते हैं सोप में टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। अच्छा, इसके बाद आ गया ये आयोडीन। आयोडीन जो है ये भी पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है। अच्छा, इट्स 2 to 3% सोल्यूशन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये जो आयोडीन है काफ़ी पावरफुल एंटीसेप्टिक है और इसका 2 से 3% सोल्यूशन, यानी 2 ml या 3 ml जो है वो आयोडीन ले लो और उसको मिक्स कर दो कितने में, 96 या 97 98 के आसपास अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर उसमें मिला दो, तो वो जो सोल्यूशन बन जाएगा वो एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है और उसको क्या नाम दिया जाएगा, टिंचर ऑफ आयोडीन। अच्छा, इसको इसको भी सिंपल, वो चोट वगैरह लग जाए, गिर जाए तो वहाँ पे इट यूज़ किया जाता है, जैसे ये बताया, इट इज़ अप्लाइड ऑन वॉन्ट्स। अच्छा, आइडोफोम। आइडोफोम क्या होता है पहले तो वो समझ लो, CHI3, ये ऑर्गेनिक में भी डिस्कस किया था, इसको कहते हैं आइडोफोम। तो ये आइडोफोम जो है ये भी एक एंटीसेप्टिक है और इसको भी जैसे चोट वगैरह लग जाए तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बात कर रहा है बोरिक एसिड की। ये रहा, बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन इज वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइस। तो पहले तो ये ठीक है, इसने कहा कि बोरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, किसके लिए, आइस के लिए। अब ये बोरिक एसिड क्या है पहले वो भी याद रखना। बोरिक एसिड का फॉर्मूला या तो आप ऐसे लिख लो H3BO3, या तो ऐसे लिख लो या कई बार ऐसे भी लिख लिया जाता है BOH और थ्राइस, ये +1 में आपने स्टडी किया था, तो ये बोरिक एसिड होता है। और नेक्स्ट अब बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स की। अब डिसइंफेक्टेंट्स क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं या उनको किल करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं ये नॉन लिविंग चीज़ों पे के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, जैसे फ्लोर पे अप्लाई करते हैं या टॉयलेट क्लीनर्स जो हो गए, ये सारे क्या हैं, डिसइंफेक्टेंट। तो मेन फ़र्क यही है बेटा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में, कि एंटीसेप्टिक तो हम स्किन पे यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट जो है वो स्किन पे यूज़ नहीं होगा, वो नॉन लिविंग यानी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ होगा, जैसे फ्लोर, टाइल्स वगैरह पे। और अगर डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर लो, मतलब मान लो स्किन पे लगा दो, तो उससे क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ करते हैं उनको तो ख़त्म करेगा, लेकिन साथ में जो हेल्दी सेल्स हैं, हमारे स्किन के जो सेल्स हैं, उनको भी वो ख़त्म कर देगा। इसलिए डिसइंफेक्टेंट्स को लिविंग पे अप्लाई नहीं करना है। तो देखिए, डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ये जो वर्ड है इनएनिमेट मतलब जो नॉन लिविंग है, सच एज फ्लोर, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। जो एक सब्सटेंस होता है वो एंटीसेप्टिक का भी काम करता है और डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है, बाय वेरिंग द कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 0.2% सोल्यूशन जो होता है फिनोल का वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, पर 1% सोल्यूशन हो गया तो वो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। तो देखो क्या कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि सेम सब्सटेंस जो है वो एंटीसेप्टिक का काम भी कर सकता है और डिसइंफेक्टेंट का भी। तो ये कैसे, तो कहता अगर जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन जो है वो 0.2% होगी, 0.2 यानी कम बता रहा है बेटा, कम कंसंट्रेशन रखोगे तो वो एंटीसेप्टिक बन गया। अच्छा, उसकी कंसंट्रेशन कहता है 0.2 से बढ़ाकर 1% कर दोगे तो अब वो डिसइंफेक्टेंट बन जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि कोई ऐसा सब्सटेंस बताओ जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों है, तो आपने ये बताना है कि 0.2%, परसेंटेज के साथ बताना है, सिंपल फिनोल नहीं बताना कि 0.2% फिनोल होगा तो वो एंटीसेप्टिक है, 1% फिनोल हो जाएगा तो वो डिसइंफेक्टेंट है, ऐसे। और आगे देखिए, क्लोरीन इन कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 ppm। अगर क्लोरीन की कंसंट्रेशन कहता है 0.2 से 0.4 ppm हो जाएगी एक्वा सोल्यूशन में, एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन वेरी लो कंसंट्रेशन आर डिसइंफेक्टेंट। ये दोनों भी डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल हैं। कौन कौन, क्लोरीन 0.2 से 0.4 ppm और दूसरा कौन बताया, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट ड्रग है ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। अब ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहाँ यूज़ होती हैं, जब हमें पॉपुलेशन कंट्रोल के मेथड्स ढूंढने हों। जैसे ये देखिए, द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन हैज़ कॉज्ड मैनी सोशल प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ फूड रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा,
एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आर यूज्ड इन दिस डायरेक्शन। तो इस केस में हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, कहता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। और इसके लिए हम जो ड्रग्स कहते हैं उनको बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कह देते हैं, यानी जो दवाइयाँ यूज़ करेंगे उनको बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कह देते हैं। अंशेशली और ये क्या होती हैं, इनमें मिक्सचर होता है बेटा सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन डेरिवेटिव्स। तो इन दोनों का मिक्सचर यूज़ होता है। बेसिकली ये एस्ट्रोजोन और प्रोगेस्ट्रॉन जो हैं ये हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन सिंथेटिक फॉर्म, मतलब दवाई में वो सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक मतलब लैब में बनाए गए हैं उनके जो फॉर्मूलेज हैं। अच्छा, इट इज़ आल्सो, ये बताया है देखो, बोथ ऑफ दिस कंपाउंड्स आर हार्मोन्स। इट इज़ आल्सो नोन दैट प्रोगेस्ट्रॉन सप्रेसेस द ओवुलेशन। जो प्रोगेस्ट्रॉन होता है वो ओवुलेशन नहीं होने देता है। यानी कि बेटा जो बेसिकली बर्थ जो है उसको बेबी की उसको रोकता है ये। अच्छा, इसके बाद सिंथेटिक प्रोगेस्ट्रॉन डेरिवेटिव्स आर मोर पोटेंट देन प्रोगेस्ट्रॉन। यानी सिंथेटिक जो बाहर से ड्रग्स की फॉर्म में जो लैब में तैयार किया जाता है वो ज़्यादा पोटेंट मीन्स होता है पावरफुल होता है नेचुरल प्रोगेस्ट्रॉन से। अच्छा, ये दवाई का नाम आ गया बेटा, ये याद रखना, नूरीथिनड्रोन। इस तरह से याद रखना, स्पेलिंग भी ठीक हो जाएगी। एग्जाम्पल है, कहता है किसका, सिंथेटिक प्रोगेस्ट्रॉन का। और ये यूज़ होता है एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग की तरह यूज़ करते हैं। और जो एस्ट्रोजन डेरिवेटिव इसी के कम्बिनेशन के साथ यूज़ किया जाता है वो है ये इथाइनिल एस्ट्राडियोल या नोवेस्ट्रोल। इन दोनों का नाम याद रखना है। प्रोगेस्ट्रॉन में कौन हो गया, नूरीथिनड्रोन, और इसमें एस्ट्रोजन में कौन हो गया, इथाइलिन एस्ट्राडियोल या नोवेस्ट्रोल। तो ये हमारे पास ड्रग्स आती हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है केमिकल्स इन फूड। अब केमिकल्स इन फूड में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हम उन केमिकल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो हम अपने फूड आइटम्स, जब घर पे खाना वगैरह बनाते हैं तो उनमें जिनको यूज़ किया जाता है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो केमिकल्स जो हैं फूड में क्यों ऐड किए जाते हैं, ताकि उनकी प्रिजर्वेशन हो सके, उनकी एनहांसिंग देयर अपील, मतलब दिखने में वो अच्छे लगें, और न्यूट्रिटिव वैल्यू इन देम, कई बार उसमें विटामिन्स वगैरह मिलाएं तो वो न्यूट्रिटिव वैल्यू का एडिशन हो गया। अच्छा, कौन कौन से हम कॉमन केमिकल्स यूज़ करते हैं घर पे भी, फूड कलर, जैसे आपने देखा होगा फूड कलर्स होते हैं छोटे छोटे, जो कई बार हम जैसे हलवा बनाते हैं या और भी कई चीज़ों में इनको यूज़ कर लिया जाता है, जैसे केक वगैरह बनाने में या इस तरह से। अच्छा, फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स। फ्लेवर्स जैसे आप आइसक्रीम में सुनते हो कि ये वनीला है, ये स्ट्रॉबेरी, इस तरह से। तो उनके लिए जो होता है वो बेसिकली क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो उसकी फ्रेगरेंस दे देते हैं। और एंड स्वीटनर्स मतलब जो मीठा मीठा करने के लिए, तो कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उनको भी यूज़ कर लिया जाता है। अच्छा, इसके बाद आ गया एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो उसकी खाने की ऑक्सीडेशन होने से रोके। जैसे चिप्स पैकेट हैं, चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती, ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो वो ख़राब नहीं होंगे। प्रिजर्वेटिव, सबसे कॉमन प्रिजर्वेटिव क्या है, सबसे कॉमन प्रिजर्वेटिव है नमक और ऑयल जो हम खाने में डाल देते हैं। तो नमक और ऑयल की प्रेजेंस में माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, तो फूड प्रिजर्व रहता है। और एक ये बता दिया इसने कौन सा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स सच एज मिनरल्स, विटामिन्स एंड अमीनो एसिड्स। तो ये भी हमारे पास क्या है, फूड केमिकल्स हैं जो बेसिकली फूड्स में हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ थी बेटा। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल समझने के लिए नेचुरल समझो। नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट यानी नेचुरल बेटा, घर पे हम जो अपने नेचर से जो हमें मिलता है, जो हम मीठे के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी खाने को, चाय में मीठा डालने के लिए, दूध में, या कोई भी डिश बनाते हैं स्वीट डिश, तो उसमें मीठा डालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, चीनी, यानी कि सुक्रोस। तो सुक्रोस जो है वो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है। तो लेकिन उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट जो घर पे चीनी यूज़ करते हैं, सुक्रोस, क्या प्रॉब्लम है, एक तो वो कैलोरीज बहुत बढ़ाता है, और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करने लग पड़े अब, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। आर्टिफिशियल का मतलब ये हो गया कि ये टेस्ट में तो मीठे होंगे लेकिन कैलोरीज इंक्रीज नहीं करेंगे, तो ये मतलब है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का। तो देखिए, नेचुरल स्वीटनर्स, नेचुरल मतलब वही जो नेचर से, गन्ना मटा, शुगर केन जो मिलती है उसकी बात हो रही है। सुक्रोस ऐड टू कैलोरी इनटेक, यानी ये कैलोरीज को बढ़ाता है, एंड देयर फॉर मैनी पीपल प्रेफर टू यूज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अब आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करते हैं।
अच्छा, इसमें जैसे सबसे फर्स्ट ये बताया बेटा, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, नाम याद रखना है, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, आल्सो कॉल्ड सैक्रिन, सैक्रिन भी इसका नाम है। ये फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। तो एक तो ये बात याद रखनी है, अगर पूछते हैं कि फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन है, तो या तो ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड बता दो या सैक्रिन बता दो। अच्छा, इट इज़ अबाउट 550 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर, जो हम घर पे चीनी यूज़ करते हैं उससे 550 टाइम्स ज़्यादा मीठा है ये। अच्छा, इट इज़ एक्सक्रीटेड, एक्सक्रीट मतलब बाहर निकल जाना, बाहर, इट इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन अनचेंज्ड। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब जो बेसिकली केमिकल बॉडी के अंदर गया, जो मीठा है टेस्ट में, वो एज इट इज़ बाहर चला गया बॉडी के, तो कोई नुकसान नहीं हुआ, और जब उसको यूज़ कर रहे थे तो मीठा मीठा भी लगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इट अपेयर्स टू बी एंटायरली इनर्ट एंड हार्मलेस व्हेन टेकन, तो ये बहुत अच्छी बात है। इनर्ट, इनर्ट मतलब जो रिएक्ट ना करे। तो ये जो बॉडी के अंदर केमिकल है, तो केमिकल ही बेटा, तो ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, ये जब बॉडी के अंदर गया तो इससे टेस्ट तो स्वीट आया, लेकिन ये बॉडी से एक्सक्रीट हो गया, कोई इसने हार्म नहीं किया, क्योंकि ये इनर्ट भी है। इनर्ट का मतलब किसी बॉडी के अंदर किसी चीज़ से ये रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, इट इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू टू डायबिटिक पर्सनस एंड पीपल हु नीड टू कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरीज, तो ये उन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट अच्छा है, और उन लोगों के लिए भी जो कैलोरीज का इंटेक कम करना चाहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये एक और स्वीटनर आ गया, अस्पर्तामे। अस्पर्तामे इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो अस्पर्तामे जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इट इज़ रफली 100 टाइम एज स्वीट एज केन शुगर। ये जो है ये कितना टाइम, जो घर पे नॉर्मल शुगर है केन शुगर, उससे 100 टाइम ज़्यादा मीठा होता है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना बेटा। इट इज़ मिथाइल एस्टर ऑफ डाईपेप्टाइड, ये मिथाइल एस्टर है ऑफ डाईपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानीन। डाईपेप्टाइड बेटा वो प्रोटीन्स के टॉपिक में बताया था, जो दो अमीनो एसिड्स के जुड़ने से बॉन्ड बनती है उसको बोलते हैं। तो डाईपेप्टाइड मतलब दो अमीनो एसिड्स हुए। तो ये डाईपेप्टाइड है किस किस का, मिथाइल एस्टर ऑफ, इट इज़ अ मिथाइल एस्टर ऑफ डाईपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानीन। अच्छा, यूज़ ऑफ अस्पर्टामे इज़ लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स, ये सिर्फ कहाँ यूज़ होता है, कोल्ड फूड्स में होता है, जैसे आइसक्रीम वगैरह कह सकते हो आप, एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। तो ये इसकी एक लिमिटेशन आ गई बेटा, ये जो चीज़ आई कि इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ कोल्ड फूड्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर, जो कुकिंग टेम्परेचर है सॉरी, उस पर अनस्टेबल हो जाता है, तो इसलिए इसको जैसे हलवा बनाना है वहाँ पर इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है अलीता में। अलीता में जो है ये लिखा है, देखो ये लाइन समझो पहले तो। अलीता में इज़ हाई पोटेंसी स्वीटनर, ये जो अलीता में है ये बहुत ज़्यादा मीठा है। हाई पोटेंसी मतलब बहुत पावरफुल स्वीटनर है। आल्दो इट इज़ मोर स्टेबल देन अस्पर्तामे, अभी अभी ऊपर बताया मैंने अस्पर्तामे में कि अस्पर्तामे जो है ये कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है। तो ये वही उसी के बारे में बात कर रहा है कि इट इज़ मोर स्टेबल देन aspartame, बट द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज़ डिफ़िकल्ट वाइल यूजिंग इट। तो इसकी ये प्रॉब्लम है क्या, ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो जो फूड की स्वीटनेस है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये देखो यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, इसमें क्या होता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स में, जैसे हमने बताया कि ये जो कौन सैक्रिन था ये 550 टाइम्स था स्वीट, और जो दूसरा है हमारे पास अस्पर्तामे ये 100, और ये लगभग बेटा 2000 टाइम्स स्वीट होता है नॉर्मल। तो इससे प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि खाने की स्वीटनेस को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है अलीता में से, और अस्पर्ता में सिर्फ कहाँ यूज़ होगा, कोल्ड फूड्स में। अच्छा, लास्ट आ गया सुक्रोलोस। हम कौन सी यूज़ करते हैं, नेचुरल सुक्रोस। ये क्या है, सुक्रोलोस इज़ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। तो देखो नाम भी इसलिए मिलता है क्योंकि दोनों आसपास के कंपाउंड हैं। सुक्रोज को क्या करें, ट्राइक्लोरो, यानी 3 क्लोरीन बेसिकली 3 Cl ग्रुप्स अटैच हुए हैं सुक्रोज में, तो वो बन जाता है सुक्रोलोस। तो सुक्रोलोस इज ट्राइक्लोरो, सुक्रोलोस इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। इट्स अपियरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर, ये बिल्कुल हम जो चीनी खाते हैं उसी की तरह होता है। इट इज़ स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, अब ये भी अच्छी बात है, जैसे ऊपर अस्पर्तामे जो था वो कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं था। एंड इट डज़ नॉट प्रोवाइड कैलोरीज, कैलोरीज भी नहीं देता है। तो इसको काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कुकिंग टेम्परेचर पे भी यूज़ हो जाएगा और कैलोरीज कम करता है, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल होगा।